We are starting with the third lecture of mechanics, forces that is. पहली क्लास में हमने रेजोल्यूशन और रिजल्टेंट पे फोकस किया, दूसरी क्लास में रेजोल्यूशन और इक्विलिब्रियम पे फोकस किया, रिजल्टेंट वाले क्वेश्चंस भी हमें नज़र आए थे। तीसरी क्लास में बेसिकली मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चंस पिकअप करते हैं और उनको ट्राई करते हैं। तो पहले मैं किताब से कुछ क्वेश्चंस उठाता हूँ। लेट मी गेट स्टार्टेड विद दिस वेरी बेसिक क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 11। पहले इससे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये डायग्राम है, वहाँ साइड पे आंसर भी लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे नज़र आ रहा है, the diagram shows a body of weight 10 Newton supported in equilibrium by two light inextensible strings. मैकेनिक्स में जितनी भी स्ट्रिंग्स से हमारा वास्ता पड़ता है वो सारी की सारी इनएक्सटेंसिबल होती है, ठीक है। इसलिए कि अगर वो एक्सटेंड कर गई तो वहाँ हुक्स लॉ फिजिक्स का एप्लीकेबल होगा, जो कि M1 के अंदर नहीं है। तो जितनी हमारी स्ट्रिंग्स है वो सारी की सारी इनएक्सटेंसिबल है। The tension in the string are 7 Newton and T Newton, and the angles make angle and the strings and the angles that the string makes with the upward vertical are 60 and theta respectively. अब यहाँ पे कोई ये कह सकता है कि हमने तो इस पे फोकस किया था कि एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ है और एंगल वर्टिकल के साथ है। दो ऑप्शंस हैं। अगर आपको हॉरिजॉन्टल के साथ लेना हो तो 30 का तो कोई इशू नहीं है, ये हो गया 30 डिग्रीज और इसकी जगह आप 5 मार्क करते हैं। मैं पहले इन दोनों से वर्किंग कर लेता हूँ। ये जो टेंशन है, मैं पहले ओरिजिनल डायग्राम फिर से ड्रॉ करता हूँ। ये एक फोर्स है जो 7 न्यूटन है, ये दूसरी फोर्स है जो कि T न्यूटन है, ये तीसरी फोर्स है जो कि इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। तो जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ वो ये है। ये वाला मैंने मार्क किया 5, ये वाला मैंने मार्क किया 30 डिग्रीज, ये वाला है टेंशन, ये वाला 7 है पहला वाला, ये वाला 7 न्यूटन है, ये वाला टेंशन है, ये वाला 10 न्यूटन है। जो टेंशन है इसके दो टुकड़े होंगे, एक टुकड़ा सीधे हाथ पे जाएगा, दैट इज T cos phi, और मैं पहले 7 न्यूटन का एक और मार्क कर लूँ कंपोनेंट, दैट इज 7 कोसाइन थीटा। जो वर्टिकली है वो दो चीज़ें ऊपर जाएंगी, एक होगा 7 साइन 30 और ये वाला होगा T साइन 5। डायग्राम सही बन गया, इक्वेशंस आपके सामने मौजूद है। हॉरिजॉन्टली इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है T cos phi is equals to 7 cosine 30। ऑफ कोर्स कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे एंड यू विल एंड अप विद अ सर्टेन वैल्यू। Similarly, 7 sin 30 plus T sin phi equals to 10। T sin phi को आप सब्जेक्ट बनाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, you would get another value। जैसे कल हमने क्वेश्चन किया था, एक साइन के साथ आ रहा है, एक कोसाइन के साथ आ रहा है। सो T sin phi divided by T cosine phi equals to the value of the triangle divided by value of the rectangle. So therefore tangent of phi is some value, and hence you will find the value of phi. Once you obtain the value of phi, correspondingly you can find the value of t। ये एक मिसाल हो गई। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और ऑल्टरनेटिव भी बता देता हूँ। वो ऑल्टरनेटिव ये है कि ये जो डायग्राम मैंने कॉपी किया है, ठीक है, वो एक्स्ट्रा जो चीज़ आ गई उसको इग्नोर कर दीजिएगा। तो पेपर तो आपके हाथ में, मैं डायग्राम को ही अगर घुमा लूँ, यूँ घुमा लूँ या यूँ घुमा लूँ, दैट्स एंटायरली योर चॉइस, ठीक है। अगर मैंने डायग्राम को यूँ घुमा लूँ तो मैं यूँ भी सॉल्व कर सकता था। बेशक वो वेट है दैट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, लेकिन वो जो डाउनवर्ड था डायरेक्शन तो हमने सही ले ली। अब मेरे लिए उसकी हैसियत एक फोर्स की सी है। तो अगर मैं इसका रेजोल्यूशन करना चाहूँ तो ये हो जाएगा T cos थीटा, ये हो जाएगा T sin थीटा, ये वाला हो जाएगा 7 कोसाइन 60, ये वाला हो जाएगा 7 sin 60, और उसी तरीके की इक्वेशन बनेगा, उसी तरीके से 10 भी मिलेगा और थीटा भी मिलेगा। यहाँ पे एक चीज़ जहन में याद रखिएगा, ये आपने अपनी आसानी के लिए फाई लिखा था। सो वंस यू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ फाई,
थीटा इज 90 माइनस 5। सही है, सारा गेम रेजोल्यूशन का है, नॉट अ सिंगल बिट मोर। हाँ, गेम किस चीज़ का है, आपने डायग्राम देखा, फोर्सेस आपको नजर आए, दोज फोर्सेस विच नीड्स रेजोल्यूशन रिजॉल्व इट, अपवर्ड इक्वल्स टू डाउनवर्ड, राइटवर्ड इक्वल्स टू लेफ्टवर्ड। कोई प्लस माइनस का चक्कर मैंने सिखाया नहीं है। प्लस माइनस का चक्कर कहाँ सिखाया है, जब रिजल्टेंट की बात हो रही है। अच्छा जी, अब हम दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं, एक और क्वेश्चन उठाते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 12। और फिर ऐसा क्वेश्चन भी करेंगे जिसमें डायग्राम नहीं होगा, अल्फाज दिए हुए होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पहले पढ़ लें आप। The question says, the diagram shows a light inextensible string with one end fixed at A, ये वाला point A है, and a mass of 5 kg suspended at the other end। अब वो अगर freely hanging होता तो 5 kg बिल्कुल उसके नीचे होता, लेकिन क्या हुआ, the mass is held in equilibrium at an angle theta to the downward vertical by a horizontal force P। देखिए, जब लफ्ज़ आएगा ना horizontal, तो हॉरिजॉन्टल का मतलब है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि अभी इसके ऑल्टरनेटिव कोई वर्ड भी आ सकता है। तो ये वाला है आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स P है, उसका वेट जो है वो 5g है। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, यूज़ लैमीज़ थ्योरम, ये ना एग्जामिनर कहेगा ना हमें इस्तेमाल करना है। लैमीज़ थ्योरम इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ साइन रूल, तो वो साइन रूल की बेसिस के ऊपर फोर्सेस को जमा करते हैं। हम लोग रेजोल्यूशन से करेंगे, दो फोर्सेस हैं तो वो हम पाइथागोरस करेंगे, दो फोर्सेस नॉट राइट एंगल्स टू वन अनदर, हम चाहेंगे तो साइन रूल और कोसाइन रूल अपने तौर पे इस्तेमाल करेंगे, नॉट अकॉर्डिंग टू लैमीज़ थ्योरम। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स P एंड द टेंशन T। यहाँ पे फिर मैं वही वर्किंग कर रहा हूँ, ऊपर वाला मैंने थीटा छोड़ दिया, यहाँ पे मैंने 5 मार्क कर दिया। यहाँ पे जो 5 है, अगर ये 40 है, ये 30 है, तो लेंथ वाइज दिस इज 50। देखिए, दो चीज़ों को मिक्सअप नहीं कीजिएगा, मैकेनिक्स आसान है, उसको आसान रहने दीजिएगा। ये वाली आपकी लेंथ है, ये आपकी लेंथ है, ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ ये मैं ट्रिग्नोमेट्री की नीयत से बना रहा हूँ। ये डायग्राम मैंने बनाया 40, ये बनाया 30, ये मैंने मार्क किया 5, ये मैंने मार्क किया 50। अगर कुछ लोग आज 2 दिन के बाद पढ़ने के लिए आ रहे तो उनके लिए मैं याद दिला दूँ कि हम लोगों ने जब रेजोल्यूशन सीखा तो उसका असूल हमने ये सेट किया कि हम लोग हमेशा एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ लेंगे, दुनिया इधर से उधर हो जाए हम एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ लेंगे, अनलेस के हमारी माशाल्लाह आखिर तक इतनी प्रैक्टिस हो जाए, देन वी आर वेरी कन्वर्सेंट, तब तो हम चेंज करेंगे, अदरवाइज हॉरिजॉन्टल के साथ ही लेंगे। तो दैट इज़ द रीज़न मैं थीटा को इग्नोर करके 5 में वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर पाइथागोरस से ये हो गया, साइन ऑफ 5 दैट इज 4/5, कोसाइन ऑफ 5 दैट इज 3/5। ये दो चीज़ें आ गई। मुझे एंगल की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे रेशियो की ज़रूरत है। मुझे एंगल की ज़रूरत नहीं है, मुझे उसके रेशियो की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, अब मैं फोर्स डायग्राम बना रहा हूँ। सो दिस इज T कोसाइन 5, और ये जो वर्टिकल वाला है दैट इज T साइन 5। अगेन डायग्राम साफ सुथरा बन गया, इक्वेशन आपके लिए मौजूद है। सो देयरफॉर T साइन 5 इज इक्वल्स टू 5 इंटू G। अच्छा, जिस किताब को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उसमें G की वैल्यू 9.8, ठीक है। ऑफकोर्स हम लोग एग्जाम में 10 इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये किताब 20-22 साल पुरानी है। अ वंडरफुल बुक फॉर डूइंग क्वेश्चंस, वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चंस। तो इससे मैं कहीं इस्तेमाल करूँगा तो मैं G इसमें 9.8 दूंगा। तो यहाँ पे T इंटू साइन ऑफ 5 दैट्स 4/5 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 9.8। तो आपका हो गया T की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। दूसरी चीज़, दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, दूसरी इक्वेशन बनेगी P इज इक्वल्स टू T cos 5, P इज इक्वल्स टू T कोसाइन 5। यहाँ से आपको T की वैल्यू मिल चुकी होगी, कोसाइन 5 की वैल्यू है 3/5 एंड दैट इज द वैल्यू फॉर P। इसने क्या क्या पूछा था, इसने हमसे पूछा था फोर्स, इसने टेंशन पूछा था, वो जो 36.9 डिग्रीज है, आई थिंक दैट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। उसने ऊपर पूछा है फाइंड थीटा बाय ट्रिग्नोमेट्री, सो वो तो बेसिक चीज़ थी। अच्छा, अब ये दो क्वेश्चंस किताब से करने के बाद अब मैं आपको ले चलता हूँ पास पेपर्स में, और पास पेपर का ये वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, एक मरतबा मैं
क्वेश्चन पेश करूंगा विद द वर्डिंग और एक मरतबा सिर्फ मैं डायग्राम पेश करूंगा ताकि मैं सिर्फ फोकस कर सकूं डायग्राम पे। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते। ईच ऑफ द 3 लाइट स्ट्रिंग्स, पहले तो ये देख ले कौन सी 3 धागों की बात कर रहे हैं। पहला धागा, ये पूरा दूसरा धागा और ये जो है ये है तीसरा धागा। Each of the 3 light strings has a particle attached to one of its ends. The other ends of the string are tied together at point A. तो ये सारे यहाँ जमा हो रहे हैं A पर। The strings are in equilibrium with 2 of them passing over smooth horizontal pegs. ठीक है, तो ये कुछ आपने ठोका हुआ है दीवार पे, उसके ऊपर से ये गुजर रहा है। pegs कह लें, पुली कह लें, it's the same thing. And the particles hanging freely, the weights of the particle and the angles are such and such. Find the value of W1 and W2. ये पहले मैंने यहाँ कॉपी कर लिया। अब मैं इसका सिर्फ और सिर्फ डायग्राम कॉपी कर रहा हूँ और इसमें 2-3 छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि जो हम लोग वर्किंग करते हैं फोर्सेस की, तो इसमें 2 चीज़ें यहाँ मैं पहले अलग से बता दूँ। पहली चीज़ ये है, और आप लोग सारे फिज़िक्स वाले ही हैं तो कोई अनोखी बात नहीं बता रहा हूँ, वेट W that is equals to mg। हम फोर्सेस की वर्किंग करते हैं, मास की वर्किंग नहीं करते। दूसरी चीज़, अगर एक पार्टिकल हैंग कर रहा है और ये इसका वेट है और यहाँ पे ये टेंशन है, तो टेंशन इज इक्वल्स टू mg इफ इट्स एट रेस्ट। अभी हम लोग लॉज ऑफ मोशन नहीं पढ़ रहे और हमें ज़रूरत भी नहीं है, एक बेसिक बात हो रही है। एक चीज़ हैंग कर रही है तो जो धागे के अंदर फोर्स नजर आएगा दैट इज कॉल्ड टेंशन। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग दैट इज इक्वल्स टू mg। अच्छा, एक और चीज़, अगर एक स्ट्रिंग है तो इस एक स्ट्रिंग में एक टेंशन होगा, और दूसरी चीज़ ये है कि टेंशन पर्सपेक्टिव के लिहाज से लेबल होगा। क्या मतलब है? मतलब ये है कि जो ये W1 है इसकी टेंडेंसी है कि ये नीचे गिरे, ये तो सारा रुका हुआ है। W2 की टेंडेंसी है ये नीचे खींचे। तो क्या चीज़ इसको नीचे गिरने से बचा रही है? तो समझे W1 के ऊपर मैंने लिख दिया T1 और यहाँ पे W2 के ऊपर लिख दिया T2। बात समझ में आ रही? जो फोर्स इसको रोके हुए है, बैलेंस कायम किए हुए है, इक्विलिब्रियम में सब कुछ रखे हुए है, तो उल्टे हाथ पे चूंकि W1 लिखा था उसके ऊपर मैंने T1 लिख दिया, यहाँ W2 है उसके ऊपर T2 लिख दिया। अब ये धागा तो यूं करके सेम ही जा रहा है, तो ये धागा तो एक ही है उल्टे हाथ वाला। तो यहाँ पर जो है वो यही T1 मैंने यूं भी लेबल कर दी। यहाँ इस हिस्से में वो T1 यूं करके ऊपर खिंचाई कर रहा है, इस जगह पे यूं ऊपर खींच रहा है। ठीक है, अच्छा ये लोग जो लेबल करते हैं वो यूं भी कर देते हैं, डबल भी कर लेता है, अब डबल भी लेबल कर ले कोई फ़र्क नहीं है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तब उसका ख्याल रख लीजिएगा। यहाँ पर ये T2 है, आपने डबल लेबल कर लिया, यहाँ पे यूं करके लेबल कर लिया, ये हो गया T2। सो फार सो गुड। अब पूरा मैकेनिक्स में जो गेम है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप पर्सपेक्टिव के हिसाब से सोचिए बात कहाँ की हो रही है, बात यहाँ की हो रही है। ये जो बात हो रही है जिसको मैं ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, क्या ये क्वेश्चन यही नहीं है? मुख्तलिफ ओरिएंटेशन में यूं करके बना हुआ है या यूं करके बना हुआ है, क्या ये यही क्वेश्चन नहीं है? यस। अब आप उसको यूं ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो वो तो आपको लगेगा नहीं पता क्या एक ह्यूमंगस चीज़ है। आपको फोकस करना है ए के ऊपर, तो जब आप ए के ऊपर फोकस करोगे तो ये हो गया इसका वेट नीचे की तरफ, विच इज़ 5 न्यूटन। ये हो गया यहाँ पर, इसको लेबल कर दिया T2, इसको लेबल कर दिया T1। अब मैं ये डायग्राम बाहर ड्रॉ कर रहा हूँ। सो एक हो गया T1, एक हो गया T2, एक हो गया इसका वेट। अब देख लें, ये 3 फोर्सेस की कहानी बन गई। सीधे हाथ पे T2 है, उल्टे हाथ पे T1 है, एंगल्स 40 और 60 वर्टिकल के साथ है। जहाँ पे 40 है वहाँ पे मैं 50 लिख रहा हूँ हॉरिजॉन्टल के साथ, जहाँ 60 था वहाँ मैं 30 लिख रहा हूँ, और ये हो गया 5 न्यूटन। डू आई नीड टू इवन सॉल्व इट फर्दर?
बचा ही नहीं क्वेश्चन में कुछ। 5 इज इक्वल्स टू, यहाँ उल्टे हाथ पे हो गया T1 कोसाइन 50, सीधे हाथ पे हो गया T2 कोसाइन 30, ऊपर की तरफ हो गया T1 साइन 50, ऊपर की तरफ हो गया T2 साइन 30। सारी इक्वेशन आपने सामने। हाँ, कैलकुलेटर का इस्तेमाल है, डेसिमल्स का इस्तेमाल है, एक्यूरेसी का ख्याल रखना है। मैकेनिक्स में आंसर देख के आपको पता नहीं चलता है कि आपने सही किया कि गलत किया है, कि आंसर तो अजीब से होंगे 4.273, 5.191, तो आंसर से कुछ पता नहीं चलेगा। ये परमिटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी नहीं है कि आपको आंसर से पता चल जाएगा। हाँ, आपको अपनी वर्किंग पे एतबार होना चाहिए, वर्किंग के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद डायग्राम क्लियर होना चाहिए। डायग्राम बन गया, द होल थिंग इज सेट। ठीक है, अच्छा जी, ये वाला हमने पहला क्वेश्चन किया पास पेपर का। अब इस जैसे और डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस देखते हैं। ये वाला मैं भी इग्नोर कर रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कोई रिंग वाला नजर आए। ये भी इसी टाइप का ही है, मगर इसमें ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी ट्रिकी है। पहले इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन 17 इज जस्ट लाइक द अदर वन, लेकिन इसमें खास बात क्या है वो भी देखते हैं। पहले क्वेश्चन आप लोग पढ़ लें। द डायग्राम शोज 3 पार्टिकल्स हैंगिंग फ्रीली। क्या वहां भी 3 पार्टिकल्स थे? यस, एक W1 था, एक W2 था, और जो 5 न्यूटन था वो पार्टिकल था या नहीं था? कम से कम फोर्स तो वहां मौजूद थी। द डायग्राम शोज 3 पार्टिकल्स हैंगिंग इन इक्विलिब्रियम, ईच बीइंग अटैच्ड टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग। कितनी स्ट्रिंग है यहाँ पे? 3। एक स्ट्रिंग हो गई AP1X, दूसरी हो गई CP2X, तीसरी हो गई XB। 3 स्ट्रिंग है, इसका मतलब है 3 फोर्सेस की कहानी। अब द एंड्स ऑफ द 3 स्ट्रिंग्स आर टाइड टुगेदर एट पॉइंट X। वहां A था, यहां X आ गया। द स्ट्रिंग्स कैरिंग सच एंड सच पासेस ओवर स्मूथ फिक्स हॉरिजॉन्टल पेग्स। दूसरी चीज, जितने भी हमारे पेग्स होंगे, जितने भी हमारी पुलीस होंगी, वो स्मूथ होंगी, क्योंकि अगर वो स्मूथ नहीं होती, वो रफ होती, तो उसकी वजह से उसका भी फ्रिक्शन का ख्याल करना पड़ता, उसका भी रेजिस्टेंस का ख्याल करना पड़ता। तो हमारी स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल होंगी थ्रू आउट मैकेनिक्स, हमारी जो पुलीस हैं या पेग्स हैं वो स्मूथ होंगी। आगे पढ़ते। द स्ट्रिंग्स कैरिंग सच एंड सच, द वेट्स आर सच सच एंड सच। तो ए का है 5.5। मैं पहले इसको फिर से कॉपी कर लूँ एक मरतबा अगले पेज के लिए, ताकि मैं सिर्फ डायग्राम पे फोकस करूं। पैराग्राफ एक मरतबा पढ़ने के लिए है, बाकी सब कुछ डायग्राम है। यहां पर डायग्राम का साइज सही है। सबसे पहले जो ए है उसका है 5.5 न्यूटन, इसको मार्क कर लेते हैं। तो ए का हो गया 5.5 न्यूटन, तो इसको जी से मत मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये ऑलरेडी फोर्स है। अगर किलोग्राम होता तब मैं इसको जी से मल्टीप्लाई करता। अगला वाला जो है वो है 7.3। 7.3 कौन सा है? बी। तो ये हो गया 7.3 न्यूटन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज डब्ल्यू। तो ये वाला हो गया डब्ल्यू, और ये भी न्यूटन है। अब क्या कह रहे हैं? अब ये कह रहे हैं कि दोनों के दरमियान जो जहां पे एंगल बन रहा है वो एंगल राइट एंगल है। फाइंड द एंगल AP1X। अच्छा जी, कौन सा एंगल चाहिए? AP1X। इसको ये एंगल चाहिए। लेट मी लेबल दिस थिंग एज बीटा। इसको मैं अलग से कर रहा हूं, ये बाद में मैं निकालूंगा। मुझे कैलकुलेशन के लिए कौन से 2 एंगल चाहिए? मेरा आपसे सवाल है। मुझे यहां पे समझे, इसका नाम मैंने थीटा रख दिया और इसका नाम मैंने फाई रख दिया। मुझे ये 2 एंगल चाहिए, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में थे, दोनों वर्टिकल के साथ थे, 90 से सब्ट्रैक्ट करके हॉरिजॉन्टल के साथ ले लिए। जब मुझे थीटा मिलेगा या फाई मिलेगा, तब जाके बीटा निकलने की नौबत आएगी। सही है? यू ऑल एग्री ऑन दिस? अब मसला ये है, कितने अननोन्स हो गए? बीटा को तो इग्नोर करें, कितने अननोन है? बीटा को इग्नोर करके कितने हैं? गौर से देखें, 3। थीटा है, फाई है, डब्ल्यू है। इक्वेशन तो 2 बनेगी, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल।
राइट। यहां पर आपकी आ जाती है P1। यहां पे आपका P1 यूं आता है कि जो फाई है दैट इज 90 माइनस थीटा। सही है। तीन एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन पे है, एक 90 है, तो इसका मतलब है बाकी दो भी एड अप होके 90 है। या मैं थीटा को इन टर्म्स ऑफ फाई लिख दूं या फाई को लिख दूं इन टर्म्स ऑफ थीटा, डजंट मेक अ डिफरेंस। तो मैंने लिखा फाई इज 90 माइनस थीटा। अब मुझे आसानी मिलेगी, लेकिन अभी भी गेम खत्म नहीं हुआ। अब आपको यह भी याद रखना चाहिए कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज कोसाइन थीटा एंड कोसाइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। सही है। अब आराम से रिजॉल्व करते हैं। ये वाला T1 लिखा, इसका नाम T2 लिखा, उल्टे हाथ पे हो गया T1 कोसाइन थीटा इक्वल्स टू T2 कोसाइन फाई, बट फाई इज 90 माइनस थीटा, so cosine of 90 minus theta is sin theta, so this is T2 sin of theta। यहां तक सही है। बाद में अभी सोचते रहेंगे कैसे सॉल्व करेंगे, बात की बात है। ये हो गई पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन, इसको बल्कि लेबल भी कर दूं, दिस इज T1 कोसाइन थीटा, दिस इज T2 कोसाइन फाई, लेकिन कोसाइन ऑफ फाई इज साइन ऑफ थीटा। अच्छा, अब वर्टिकली लेबल करता हूं दोनों को। दिस इज T1 साइन ऑफ थीटा, दिस इज T2 साइन ऑफ फाई, लेकिन साइन ऑफ फाई वुड बिकम कोसाइन ऑफ थीटा, सो दिस इज T2 कोसाइन ऑफ थीटा। यहां तक सही है। ये दोनों ऊपर जा रहे हैं। T1 साइन थीटा प्लस T2 cosine theta, that should equal to 7.3 न्यूटन। अच्छा, अब यहां पर ऑफ कोर्स जो वैल्यूज T1 और T2 की है वो क्या, कौन सी नोन है कौन सी अननोन है, वो मैं अभी प्लग इन करता हूं। सबसे पहले तो T1 नोन है, T1 इज 5.5, अग्रीड। तो T1 तो मेरे पास नोन है ना, T1 इज 5.5 न्यूटन। अच्छा, तो T1 की जगह मैंने लिख दिया 5.5 और यहां पे 5.5 कोसाइन थीटा इज T2 साइन थीटा। यहां तक सही है। अच्छा, अब क्या करें, अब मैं दूसरी इक्वेशन लिख रहा हूं, फिर से यहां T1 की जगह यहां लिखा 5.5 साइन थीटा, T2 कोसाइन थीटा इक्वल्स टू 7.3। किसको रिप्लेस करूं, वहां पे कोसाइन थीटा भी है, वहां पे साइन थीटा भी है। मेरे ख्याल से दोनों में से T2 को सब्जेक्ट बना लें, ठीक है। या चले इसमें से अगर पहले वाले में से T2 को सब्जेक्ट बनाएंगे, दैट इज 5.5 कोसाइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। दूसरे वाले में से T2 को सब्जेक्ट बनाएंगे, सो दैट वुड बी, ये अलग है, T2 कोसाइन थीटा is 7.3 minus 5.5 साइन थीटा, और कोसाइन थीटा से जान छोड़ाएं, डिवाइडेड बाय कोसाइन थीटा। यहां तक सही है। अब दोनों को आमने सामने करें, 5.5 कोसाइन थीटा ओवर साइन थीटा इज 7.3 माइनस 5.5 साइन थीटा ओवर कोसाइन थीटा। अच्छा जी, मल्टीप्लाई करें, 5.5 कोसाइन स्क्वायर थीटा, 7.3 साइन थीटा माइनस 5.5 साइन स्क्वायर थीटा। सही है। देयरफॉर सही है ना, 5.5 सी स्क्वायर प्लस 5.5 एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7.3 एस। किसको बिल्कुल कर सकते हैं, टैन। फिर से बोलिएगा, कौन सी वाली, ये वाली आप इसकी बात कर रहे हैं, कोसाइन ओवर साइन को 1 ओवर टैन करके, फिर नहीं बेटा, यहाँ पे हाँ ये हो सकता है कि ये माइनस को छोड़ के अगर मैं बात करूँ, ये हो जाएगा 7.3 ओवर कोसाइन माइनस 5.5 साइन ओवर कोसाइन, तो वो 5.5 टैन हो गया। बिल्कुल कर सकते हैं, मैं टैंजेंट में नहीं किया, मैंने साइन और कॉस में किया, ठीक है। बिल्कुल आप जो कह रही है बिल्कुल कर सकते हैं।
ये हो जाएगा 5.5 c square plus s square, that is 1 is 7.3 s, therefore s is 5.5 over 7.3. तो यहाँ से आपको थीटा की वैल्यू मिल गई. जब आपको थीटा की वैल्यू मिल गई, what would be बीटा? 90 minus theta is beta. So beta is 90 minus theta. सही है. तो ये वाला क्वेश्चन जरा जानदार था. इसकी ट्रिग्नोमेट्री जानदार थी, मैकेनिक्स जानदार नहीं था. इसके प्योर मैथ्स जानदार था. अच्छा जी, आगे बढ़ते. समथिंग लाइक ये क्वेश्चन देखें. क्वेश्चन नंबर 20. पहले इसको पढ़ते हैं, फिर डायग्राम पे फोकस. A small smooth ring of weight 8.5 Newton is threaded onto a light inextensible string. अच्छा जी, अब आ गई है बात रिंग की. ये रिंग है, इसके थ्रू धागा गुजर रहा है. The ends of the string are attached to two fixed points A and B. एक हो गया ऊपर A, एक हो गया B. A horizontal force of magnitude 15.5 Newton acts on R so that the ring is in equilibrium with the angle equals to 90 degrees. The part AR of the string makes an angle of theta and the PR makes an angle of theta with the vertical, with the horizontal, वगैरह वगैरह. Show that T sin theta is 12, T cos theta is 3.5. फिर से कॉपी करते हैं इसको, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं. अच्छा जी, सबसे पहले अगर मैं इधर फोकस करूं एंगल के ऊपर, तो यहां पर अगर मैंने लाइन यूं ड्रॉ कर दी, तो ये वाला अगर 90 है, ये वाला अगर बीटा है, ये वाला कहाँ चला गया, थीटा है, तो ये वाला भी थीटा है. मेक सेंस? अच्छा, जो बीटा प्लस थीटा इस 90 वैसे भी हो गया, यहां से भी बीटा प्लस थीटा इस 90. अब डिपेंड करता है, उसने मेरे ख्याल से वर्किंग एक वेरिएबल में की है, तो इसके अंदर भी यही कॉन्सेप्ट है कि बीटा प्लस थीटा, ठीक है. तो यहां पे बात हो रही है बीटा प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 90. सही है. तो बीटा इज 90 माइनस थीटा. अब यहाँ पे फोर्सेस लेबल कर रहा हूँ. एक फोर्स यूं जा रही है, ठीक, और थिक कर देते हैं. एक फोर्स यूं जा रही है, एक फोर्स यूं जा रही है, और तीसरी फोर्स यूं जा रही है. ये वाली फोर्स तो आपको ऑलरेडी पता है 15.5. ये वाली का नाम, ये भी टेंशन है, ये भी टेंशन है. ये एक धागा है, दो धागा है? एक ही सिंगल धागा है जो रिंग में से गुजर रहा है. फिर से पढ़ लें अगर याद नहीं है तो. A small smooth ring 8.5 Newton, अच्छा इसका वजन भी अभी डालना होगा, is threaded on a light inextensible string. एक ही धागा है, वो धागा इसमें से गुजर रहा है. तो चूंकि धागा गुजर रहा है, तो ये भी T है, ये भी T है. T1 T2 नहीं है, वहाँ दो अलग अलग, तीन अलग अलग धागे थे. अब यहाँ पर ये वाला जो है लेफ्ट हैंड साइड पे, ये हो गया T कोसाइन थीटा. नीचे वाला लेफ्ट हैंड साइड पे हो गया ब्लू वाला T कोसाइन बीटा. लेकिन कोसाइन ऑफ बीटा वुड बी साइन ऑफ थीटा. दैट इज द सेम थिंग एज T साइन ऑफ थीटा. अच्छा, सीधे हाथ पे क्या जा रहा है? सीधे हाथ पे जा रहा है 15.5 न्यूटन. सो देयरफॉर T कोसाइन थीटा प्लस T साइन थीटा इक्वल्स टू 15.5. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अच्छा जी, ऊपर की तरफ आ जाए. ऊपर की तरफ क्या जा रहा है? ऊपर ग्रीन वाले का जा रहा है T साइन थीटा, और नीचे वाले ब्लू का जाएगा T साइन बीटा. बट व्हाट इज साइन ऑफ बीटा? दिस इज कोसाइन ऑफ थीटा. सो T साइन थीटा इज T कॉस थीटा. एक चीज मैं मिस कर रहा हूं, कौन सी? उसका वेट है, उसका वजन है, दैट इज 8.5 न्यूटन. उसका वजन है, दैट इज 8.5 न्यूटन. उसका वजन है, दैट इज 8.5 न्यूटन. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2.
अच्छा, अब ये क्या चाह रहे हैं? ये चाह रहे आप साबित करें t साइन 12 है, t cos 3.5 है। ये साबित करने के बाद तो थीटा इज सिंपली टैंजेंट, ठीक है। अच्छा, t साइन जो है वो 12 है। कैसे वर्किंग करूं इसकी? मेरे ख्याल से इसको सिंप्लीफाई करें और ये हो जाएगा t cos थीटा माइनस t साइन थीटा। मेरी वर्किंग डबल चेक कीजिएगा। t cos माइनस t साइन इज नेगेटिव 8.5। ये सही है वर्किंग? सही है। मैंने t cos को पॉजिटिव रहने दिया और t साइन को सीधे हाथ पे बुलाया, 8.5 को उधर ले गया। सो t कोसाइन थीटा माइनस t साइन थीटा इज नेगेटिव 8.5। मैंने इसलिए किया ताकि यहीं पे मेरी वर्किंग आसान हो जाए। तो ये एज इट इज ऐड किया, ये कैंसिल ऑफ हो गया। 2t कोसाइन थीटा, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन 15 एंड 8? 7। So therefore t cosine theta is 7 divided by 2 which is 3.5 and किसी एक में डाल दें। आप पहली इक्वेशन में t cosine theta plus t sin theta is 15.5, t cosine theta is 3.5 plus t sin theta is 15.5, therefore t sin theta is 12 newtons। तो इसके लिए मैकेनिक्स के लिए जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ओ लेवल मैथ्स चाहिए, मैकेनिक्स के लिए बेसिक ट्रिग्नोमेट्री चाहिए। इन क्वेश्चंस में ज़रा सा ज़्यादा आई, हर एक में इतनी नहीं आती है, लेकिन ये जो खास तौर पे ये वाला जो क्वेश्चन था, आई थिंक दैट वाज द टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन का। तो यहाँ पे मैं अपना लेक्चर नंबर 3 ऑफ फोर्सेस वो मैं यहाँ पे रोकता हूँ।